So, good evening, friends. In the last lecture, we discovered some of the criticisms of the Constituent Assembly and the Constitution of India. We also learned how to logically defend these criticisms. Apart from this, we also included subtopics like sources of the Constitution and others. Today, we are going to move towards the actual content of the Constitution. To understand that, let us look at this overview, right? Before we start our lecture, we should look at this overview. So we are preparing for the GS2 paper, which can be divided into three segments: international relations, polity, constitution and governance together, because पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस इन तीनों में ही ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तीसरा पार्ट जो है वो है सोशल इनइक्वालिटीज और सोशल जस्टिस। ये तीनों पार्ट मिलकर जीएस2 के पेपर को बनाते हैं, राइट। सो हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से। सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट्स कवर किए इन आई थिंक फर्स्ट टू टू थ्री लेक्चर्स। वी कवर्ड बेसिक कंसेप्ट जिसमें हमने नेशन को समझा, स्टेट को समझा, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और अलग अलग बेसिक कंसेप्ट जो कि जरूरी है इन इस सब्जेक्ट के मेन कंसेप्ट्स को समझने के लिए। पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, इसे समझने के लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना जरूरी है। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को समझा कि क्या स्ट्रगल रहा हमारे फ्रीडम फाइटर्स का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 ऑफ नवंबर 1949 के बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इस मेकिंग की हमने प्रोसेस को डीपली समझा। साथ ही जैसा कि मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे बनाया था, हु मेड इट, हाउ दे मेड इट, इन सभी चीजों को हमने अच्छे से समझा। उसके बाद हमारे एक्चुअल कंटेंट की तरफ, जो कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। This is the main content of the constitution and it is the most important part of this segment for our paper. तो अब से हम पढ़ेंगे प्रियम्बल क्या, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि इस सब्जेक्ट्स में हमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, लगभग 20 से 25 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। साथ ही हमें 15 से 20 इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ने पड़ेंगे जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है और उनकी जजमेंट्स ने काफी इम्पैक्ट किया हमारे कंट्री की पॉलिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर और गवर्नेंस के मैकेनिज्म पर। तो हम उसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, लगभग 45 से 50 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है इस पेपर के लिए। तो उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर उसके बाद हम अपनी पॉलिटी को समझेंगे कि लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये काम कैसे करता है, एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर क्या है, जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है, एंड ऑल दी अदर थिंग्स, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा, आज से हम अपना एक्चुअल कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं प्रियम्बल से। बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको एक प्रियम्बल का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे कि कोई भी बुक होती है, राइट, तो इस बुक में सबसे पहले एक पेज होता है प्रीफेस, जिसमें कि ऑथर बताता है आपको कि इस बुक के बारे में बताता है कि इस बुक का कंटेंट क्या है, ये बुक किस बेसिस पर है, या फिर ऑथर की जर्नी के बारे में बताता है कि आपको इस बुक से क्या की टेक अवेज मिलेंगे, राइट। और फिर उसके बाद ये बुक कुछ चैप्टर्स में डिवाइड हो जाती है। उन चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स के अंदर कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी बुक। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक ही तो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। क्या है? सबसे पहले प्रीफेस है। प्रीफेस जो हमें बताता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके के स्टेट को क्रिएट करता है, राइट। So this constitution creates India. It creates, it tells the polity of India. It tells the rules and regulations of India. It establishes India as a state which is democratic, which is a republic, which is a secular state. तो ये इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। फिर उसके बाद इसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें हम पार्ट्स बोलते हैं, राइट। उसमें कुछ टॉपिक्स भी होते हैं जैसे कि स्केड्यूल्स, जिन्हें हम बोल सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो प्रीफेस है, जो इंट्रोडक्शन है, जो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टेट को एस्टेब्लिश करता है, इसी को हम बोलते हैं प्रियम्बल। इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट टेल्स यू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम बाद में अच्छे से समझते चलेंगे, बट लेट अस नाउ डिस्कस कि हम प्रियम्बल के इस टॉपिक को अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से कवर अप कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है, यूपीएससी को हमें 3 स्टेजेस में क्रैक करना है। पहला है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए हमें इस टॉपिक की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कवर अप करना पड़ेगा कि ये है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, इसका कंटेंट क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसका पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कंटेंट है, ये जो इसके कीवर्ड्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक,
जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, इनकी मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और रीजन क्या है। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मेंस के लिए हमें थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। तो एनालिटिकल अप्रोच में हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को पढ़ेंगे, जैसे कि बेरुवारी यूनियन केस, केशवानंदा भारती केस, जिसमें ये क्वेश्चन उठे कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। दूसरा, यदि ये पार्ट है तो क्या इस पार्ट को बदला जा सकता है, इसे अमेंड किया जा सकता है। तीसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बात लिखी होती है वो लेजिटिमेट होती है, वो लीगली इन्फोर्सिएबल होती है, एक्सेप्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मोस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इन्फोर्सिएबल। तो तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रियम्बल में जो चीजें लिखी हैं, जो जस्टिस की बातें लिखी हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी की बातें लिखी हैं, क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ में लीगली इन्फोर्सिएबल है। और बात करें हम थर्ड स्टेज की, तो इंटरव्यू। इंटरव्यू इज मेनली मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें 60 to 70% क्वेश्चन आपकी पर्सनैलिटी पर बेसिस होंगे और आपकी अवेयरनेस को चेक करने के लिए करंट अफेयर्स। तो जिस टाइम आपका इंटरव्यू है उस ईयर में या फिर इंटरव्यू के कुछ वक्त पहले प्रियम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई डिबेट है जिसमें प्रियम्बल का कोई कंसर्न है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। बाकी चांसेस यही है कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम अमेंड हुआ था 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, जैसे सोशलिस्ट को, सेक्युलर को और इस वर्ड को इंटेग्रिटी। इन्हें भी हम स्टेप बाय स्टेप सभी को समझेंगे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, यानी कि इंट्रोडक्शन और मीनिंग, राइट। तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि प्रियम्बल एक प्रीफेस की तरह है, पर अब हम इसकी मीनिंग को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रियम्बल वर्ड है, इट इज अराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या दुनिया के बहुत सारी लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो जनरली दूसरी लैंग्वेज से आते हैं, जैसे कि लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया। वैसे ही प्रियम्बल ये जो टर्म है, ये लैटिन टर्म से ड्राइव्ड है, लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव्ड है। तो वो लैटिन वर्ड कौन सा है जिससे ये ड्राइव हुआ है, तो वो लैटिन वर्ड है प्रियम्बुलस, राइट। प्रियम्बुलस, इसका मतलब क्या है? प्रियम्बुलस का मतलब इंग्लिश में होता है ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट, या आप कह लीजिए जो सबसे पहले आता है, एनीथिंग विच कम्स एट फर्स्ट प्लेस। तो यदि हम काउंटिंग की बात करें, लाइक 1 2 3 4, यदि ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर प्रियम्बुलस क्या होगा? 1। यदि ये काउंटिंग 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो रही है तो इसका प्रियम्बुलस क्या होगा? 0। इट इज ओपनिंग विच इज एनीथिंग विच कम्स एट फर्स्ट प्लेस। यदि बात A B C D अल्फाबेट्स की हो रही है तो इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट या प्रियम्बुलस या फिर एनीथिंग विच कम्स एट फर्स्ट प्लेस और विच इज सुप्रीम और विच इज प्रीफेस इज ए, राइट। तो ऐसे ही प्रियम्बुलस की जो मीनिंग है वो ये है कि समथिंग और एनीथिंग विच कम्स एट फर्स्ट प्लेस, जो पहले आता है, एनीथिंग विच कैन एक्ट एज सुप्रीमेसी, विच कैन एक्ट सम सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, राइट, which can act as some sort of introduction, which is supreme or which comes at first place, right? Simply, which comes at first place. So, this is the meaning of preamble. तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में इसकी बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में प्रियम्बल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में प्रियम्बल इज नथिंग बट इट्स जस्ट लाइक अ प्रीफेस, जो कि बताता है कि किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन मेनली होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट क्या करता है, हम ये भी थोड़ा सा समझ लें पहले। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट सम सॉर्ट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस, राइट। इट इज अबाउट सम सॉर्ट ऑफ लॉज। इट एस्टैब्लिशेस पॉलिटी। मेनली पॉलिटी का मतलब क्या है? पॉलिटी का मतलब है कि लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगी, जुडिशियरी कैसे काम करेगी, स्टेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, किसके पास ज्यादा पावर होगी, इस ऑर्गन के पास, उस ऑर्गन के पास। तो इट इज मेनली अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स अ स्टेट। यदि मैंने आपको ये डॉक्ट्रिन बताई होगी, फिर से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट हैपेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स अ स्टेट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स अ स्टेट। स्टेट के 4 फीचर्स होते हैं, क्या क्या? पॉपुलेशन, सबसे पहले तो कहीं भी यदि स्टेट है तो उसके लिए पॉपुलेशन का होना जरूरी है।
टेरिटरी का होना जरूरी है जहां पर ये पॉपुलेशन रहेगी। तीसरा, गवर्नमेंट का होना जरूरी है। और चौथा, सॉवरेनिटी, यानी कि ये जो गवर्नमेंट है ये सॉवरन होनी चाहिए, ये अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजंस लेने के लिए केपेबल होनी चाहिए। स्टेट क्या है? तो स्टेट इट्स जस्ट स्टेटस। ठीक है, ये एक स्टेटस है कि कोई भी टेरिटरी जहां पर कोई पॉपुलेशन है वो सॉवरन है, उसकी खुद की गवर्नमेंट है और वो अपने आप को खुद एज अ सोसाइटी रन कर सकती है। तो स्टेट इज सॉवरन, स्टेट इज अ स्टेटस एंड इट वर्क्स थ्रू गवर्नमेंट। स्टेट के जो भी काम है, जो भी रिलेशन है गवर्नमेंट और पॉपुलेशन के बीच, स्टेट और पॉपुलेशन के बीच में, वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो इट इज लाइक स्टेट गिव्स यू अ गवर्नमेंट, जो कि किसी भी तरह की हो सकती है, पार्लियामेंट्री हो, प्रेसिडेंशियल हो, सम सॉर्ट ऑफ रूल या फिर किंग कह लीजिए, राइट। एंड दिस गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन स्टेट एंड पॉपुलेशन। ये बनाया क्यों है स्टेट? ये स्टेट बनाया इसलिए है ताकि इस पॉपुलेशन को सर्व किया जा सके, ताकि ये पॉपुलेशन जो सोसाइटी क्रिएट कर रही है उसे रन किया जा सके। हमने पहले भी डिस्कस किया है, सोसाइटी एज अ सुप्रा सिस्टम, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, सोशल सिस्टम होता है, कल्चरल सिस्टम होता है। इन सभी सिस्टम का स्टेबिलिटी के साथ काम करना जरूरी है, और ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये सारे के सारे सिस्टम्स कोऑर्डिनेटली, कोऑपरेटिवली फंक्शन करें, एक सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है और वही सेंट्रल अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट होती है। तो इस तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जैसा कि मैंने बताया, ये आपको इंट्रोडक्शन देता है। तो ये क्या बताता है? ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। ये तो हमें पहली चीज एक ये बताता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये स्टेट क्रिएट किया है, ये स्टेट कैसा है? क्या ये स्टेट डेमोक्रेटिक है, या फिर ये स्टेट मोनार्क है, मतलब यहाँ का जो रूलर है वो किंग है, उसकी पोजीशन हेरिडेटरी है, या फिर ये ऑथोरिटेरियन है या ऑटोक्रेटिक है, राइट। तो ये हमें बताता है कि स्टेट, हमारा जो भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है, उसकी पॉलिटी कैसी है। क्या वो सेक्युलर है? क्या उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है? या फिर वो एक ऐसा स्टेट है जिसका खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन है, जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करें जिसका ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। या फिर वो थियोक्रेटिक स्टेट है। वो कैसा स्टेट है? थियोक्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जो कि प्रो रिलीजन, जो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करता हो, जो किसी एक रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन मानता हो। या फिर ये स्टेट एथियस्टिक है, मतलब ये रिलीजन में विश्वास ही नहीं रखता, या फिर कंप्लीट सेपरेशन है यहाँ पर रिलीजन के बीच में और स्टेट के बीच में। ये हमें बताता है, प्रियम्बल हमें बताता है कि क्या ये जो स्टेट है ये सॉवरेन है, मतलब कि क्या ये अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस बिना किसी इंटरफेरेंस के ले सकता है, या फिर ये डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब है कि आप अपने इंटरनल डिसीजंस जैसे कि लॉ, ऑर्डर, रेवेन्यू से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन जो आपके एक्सटर्नल इश्यूज हैं जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड इश्यूज, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, वो आप वो कंट्री लेती है जिसके आप डोमिनियन है। तीसरा, क्या ये किसी कंट्री की कॉलोनी है? दूसरा, ये भी बताती है कि ये स्टेट कैसा है, ये रिपब्लिक है, यानी यहाँ का हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होता है, या फिर ये एक मोनार्की स्टेट है। तो this is what preamble tells. So in case of India, the Indian preamble tells that India is a sovereign country. India is a socialist country. ये मैंने नहीं लिखा, चलिए ये भी मैं बता देता हूँ। What does this mean? तो ये भी बताता है कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री का मतलब क्या है? सोशलिस्ट कंट्री दो तरह की हो सकती है, एक स्ट्रिक्टली कम्युनिज्म को फॉलो करती है जहां पर सारे की सारी इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया फॉलोज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। दूसरा होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट क्या है? जहां पर पूरा का पूरा इकोनॉमी का जो मेन स्ट्रक्चर है, इट इज बेस्ड ऑन मार्केट, इट इज कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। कम्युनिस्ट स्टेट, स्ट्रिक्टली कम्युनिस्ट स्टेट क्या है? जहां पर सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट ओन करता है। तो इंडियन प्रियम्बल की यदि हम बात करें तो यह हमें बताता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक country, India is a secular country, India does not have any official religion, and it respects, promote and protect all the religions equally. तीसरा ये बताता है कि India is sovereign, means it can take its internal decisions as well as external decisions independently without any interference. Republic, इसका मतलब है कि इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है, यानी कि प्रेसिडेंट, जो
सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस पर जो व्यक्ति जाएगा वो इलेक्शन के थ्रू जाएगा, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होगा, वो एक मोनार्की नहीं होगा जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में होता है। वहां के जो किंग है वो वहां के हेड ऑफ स्टेट होते हैं, या क्वीन है वो वहां की हेड ऑफ स्टेट होती है, राइट। तो इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेल्स यू द नेचर ऑफ स्टेट। दूसरी चीज जो प्रियम्बल हमें बताता है वो ये है कि इस स्टेट का, जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है, इसका यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके साथ रिलेशन क्या है। मतलब जो ये स्टेट बना है ये पॉपुलेशन के लिए क्या क्या करता है। तो यदि हम इंडियन प्रियम्बल की बात करें तो इंडियन प्रियम्बल हमें बताता है कि जो इंडियन स्टेट है, इट गारंटीज टू इट्स पॉपुलेशन जस्टिस, इट गारंटीज टू इट्स पॉपुलेशन लिबर्टी, इट गारंटीज टू इट्स पॉपुलेशन इक्वालिटी। जस्टिस का मतलब क्या है? तीन तरह के जस्टिस को गारंटी करता है हमारा प्रियम्बल। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि जब बात अपॉर्चुनिटीज की होगी, एम्प्लॉयमेंट की होगी तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा स्टेट। जब बात सोशल जस्टिस की होगी तो कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, जेंडर के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और यदि होगा तो उसे जस्टिस मिलेगा। दूसरा पॉलिटिकल जस्टिस, सभी को अधिकार होगा कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश की जब हम कॉलोनी थे तो हमारे पास फ्रीडम नहीं था, हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, हम अपनी सोशल बिहेवियर को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकते थे। तो हमारा जो प्रियम्बल है ये हमें बताता है कि इंडिया एज अ स्टेट अपनी पॉपुलेशन को जस्टिस देता है, लिबर्टी देता है, फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, स्पीच और एक्सप्रेशन, ये सारी लिबर्टी गारंटी करता है। इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि सभी समान है, सभी सिटीजन समान है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी अदर सोशल फैक्टर। दे हैव इक्वालिटी इन टर्म्स व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटी, और जब भी कोई बेनिफिट स्टेट देगा तो वो उनकी सोशल स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो दिस इज द सेकंड थिंग। तो पहली चीज जो मैंने बताई थी वो ये कि ये बताता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द पॉलिटी। दूसरी चीज जो ये बताता है वो ये है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड इट्स पॉपुलेशन। तीसरी चीज जो ये बताता है ये भी स्टेट और पॉपुलेशन के रिलेशन से भी जुड़ी है। इट वॉज मोर ऑफ वॉट स्टेट गारंटीज, इट वॉज मोर ऑफ वॉट स्टेट गारंटीज टू इट्स पॉपुलेशन। पहला हम इसे रफ कर सकते हैं, तो इट इज मोर ऑफ वॉट स्टेट गारंटीज टू इट्स पॉपुलेशन। दूसरा, रेसिप्रोकेट भी करना पड़ेगा। यदि स्टेट अपनी पॉपुलेशन को कुछ आइडियल्स गारंटी कर रहा है जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, तो स्टेट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स कि दिस पॉपुलेशन ऑल्सो रेसिप्रोकेट समथिंग इन रिटर्न टू द स्टेट। और स्टेट अपनी पॉपुलेशन से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, स्टेट अपनी पॉपुलेशन से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, ये तीसरी चीज है जो प्रियम्बल हमें बताता है। क्या है स्टेट की एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन से? कि वो यूनिटी मेंटेन करके रखे, वो स्टेट की इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखे, वो ब्रदरहुड मेंटेन करके रखे, यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं फ्रेटर्निटी, इंग्लिश इजीली टर्म्स में आप ऐसे समझ सकते हैं, ब्रदरहुड। So this is what a state expects from its population. The state expects unity, integrity and fraternity. और यही जो कीवर्ड्स मैंने आपको अभी बताए हैं, शॉर्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोवरेन, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, यही मिलके लगभग 11 कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। So these are the three things which preamble tells about the nature of the constitution. Preamble tells what kind of relation the state will have towards its population. What are the expectations of the state from its population? Apart from this, state also tells us few other details. Let us also know about it. प्रियम्बल हमें यह भी बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रियम्बल हमें बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सबको इंश्योर करना, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। इट इज द रिलेशन ऑफ द स्टेट, यही इसके ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको जस्टिस मिले, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, उनको फ्रीडम मिले, उनको स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये भी है कि इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द सोर्स ऑफ पावर। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सब कुछ दे रहा है,
ये जो हमें सब कुछ गारंटी कर रहा है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसे ये पावर दी किसने? कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिटिमेसी दी किसने? राइट, ये पावर उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने दी कि वो ये डिसाइड करे कि यहाँ के लोगों को कैसा जस्टिस मिलना चाहिए, कैसी लिबर्टी मिलनी चाहिए, कैसी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। सो दिस सोर्स ऑफ पावर कम्स फ्रॉम दी, द पीपल ऑफ इंडिया, ये बताता है ऐसे। और जो लास्ट थिंग है जो ये बताता है वो ये कि आया कब डेट ऑफ अडॉप्शन। यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। इसी डेट से इसके बहुत सारे प्रोविजंस इन्फोर्सेबल हो गए थे, और बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस गॉट इन्फोर्सेबल फ्रॉम 26 ऑफ जैन 1950। इस डेट को क्यों चुना गया था? इस डेट को इसलिए चुना गया था बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस रिलेटेड टू लाहौर सेशन, वेयर वी डिक्लेयर्ड अवर सुप्रीम गोल टू अचीव पूर्ण स्वराज। तो हमने समझा कि प्रियम्बल हमें क्या क्या बताता है। प्रियम्बल टेल्स अस द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को कहां से ड्राइव करता है। द आंसर इज इंडिया के लोगों से। इंडिया के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को ये अथॉरिटी दी है कि वो डिसाइड कर सके कि इंडिया के एज अ स्टेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचर क्या है इंडिया का, इसकी अडॉप्शन क्या है, डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, स्टेट का पॉपुलेशन के साथ रिलेशन क्या है, साथ ही स्टेट की पॉपुलेशन से एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अभी तक हमने ये समझ लिया। नाउ लेट अस लुक एट द प्रियम्बल एज वेल। तो ये रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, जैसे कि हम प्रीफेस टू द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, बट आंसर राइटिंग में इस वर्ड को यूज ना करें। इट इज मेनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इट इज टेलिंग यू दैट we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved, ये एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया को, कि इंडिया एज अ सॉवरन कंट्री, जहां जिसकी गवर्नमेंट को अपने इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजंस लेने का अधिकार है। इंडिया एज अ सोशलिस्ट कंट्री, जहां पर गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यानी कि मार्केट साथ में काम करेगा। सेक्युलर है, इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इट विल प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, फिर चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो। इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक का मतलब कि इसकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे स्टेट के रिगार्डिंग, इस पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, वो थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स लिए जाएंगे। लोगों को अधिकार होगा पार्टिसिपेट करने का। रिपब्लिक मीन्स यहाँ पर जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इट इज नॉट हायरार्चिकल और हेरिडिटरी, इट इज इलेक्टेड, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और आगे क्या बोलता है? ये बोलता है कि स्टेट सिटीजन को, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेट का सिटीजन के साथ रिलेशन क्या है, स्टेट सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करेगा। द स्टेट विल प्रोवाइड इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, देयर विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ social status, on the grounds of their economic status, political status, liberty of thought, expression, belief, faith and worship। ये जो लिबर्टी हमें कई सालों से नहीं मिली थी, वो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये बात हमें हमारा प्रियम्बल बताता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इसके अलावा ये हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है? व्हाट आर दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेट फ्रॉम अस? सो द स्टेट एक्सपेक्ट्स अस टू मेंटेन ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी का मतलब है brotherhood, right? Also assuring the dignity of the individual। dignity of the individual means कि यहाँ के जो इंडिविजुअल्स, जो सिटीजन्स है, वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। साथ ही स्टेट एक्सपेक्ट करता है कि वी मेंटेन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो जो ये जो सारे आइडियल्स है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 ऑफ नवंबर 1949 को डू हेयर बाई अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरा सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो ये आ सकता है कि ये सब आइडिया कैसे आया कि हमें जस्टिस देनी है, लिबर्टी देनी है, इक्वालिटी देनी है। ये सारे जो आइडियाज हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है? और जैसा कि हमने देखा भी था कि प्रियम्बल को हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पहले इसका इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग को समझेंगे, फिर इसकी हिस्ट्री को समझेंगे। तो हिस्ट्री क्या है प्रियम्बल की? हिस्ट्री प्रियम्बल की कुछ इस तरह है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई। क्यों? टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई और 13 दिसंबर को 30 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया, एक ऑब्जेक्टिव सम सॉर्ट ऑफ गोल्स पास किए जिन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेनली था कि हमारे गोल्स क्या होंगे, हम एज अ स्टेट अचीव क्या करना चाहते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव्स मेंशन हुए थे वो 22 जनवरी को 22 जन 1947 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्टेड, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस डेट। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। अब बहुत सारी चीजें ये थी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सारे गोल्स, बट इंडिया जब नया नया बना था 1947 में तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। वी हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स और द कॉलोनियल एम्पायर फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स नाउ। तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो जो जो यहाँ पर गोल्स मेंशन थे वो सारे के सारे तो गारंटी नहीं किए जा सकते थे। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद हमने देखा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो ये डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो चुकी है, ये क्या क्या प्रिंसिपल्स प्रमोट करती है, ये क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है, राइट? ये क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है, किन किन आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है, प्रिंसिपल्स को, कौन से प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है, और उन्हीं प्रिंसिपल्स और आइडियल्स को हमने प्रियम्बल में लिख दिया। तो जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐड किया। क्यों? इसका सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी बुक यदि हम बनाएंगे तो उसका जो प्रीफेस होगा, जो उसका इंट्रोडक्शन होगा कि ये बुक क्या बताती है, इस बुक में मेनली क्या है, वो हम बुक को लिखने के पहले ऐड करेंगे या बुक को लिखने के बाद। क्योंकि यदि हमने बुक को लिखने के पहले ऐड किया और बाद में उस बुक में वो प्रिंसिपल्स, वो आइडियल्स, वो कंटेंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो ये जो प्रीफेस है ये गलत साबित होगा, बिकॉज इट विल नॉट रिफ्लेक्ट द कंटेंट ऑफ द बुक। तो इसलिए जब ये बुक लिख जाती है एंड देन दिस बुक, whatever it reflects, whatever its content reflects, whatever the values, ideals, principles are mentioned in it, they are added as preface, ताकि कोई भी रीडर इसको पढ़ने से पहले ये समझ सके कि ये इस बुक को पढ़ने के बाद उसे क्या मिलेगा, वो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होंगी। तो वैसे ही जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, हमने कुछ पहले गोल्स डिसाइड किए कि हम जो ये बुक बनाने जा रहे हैं, हम जो ये बुक लिखने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमें इक्वालिटी देनी है, हमें लिबर्टी देनी है। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, राइट? और उसके बाद हमने देखा कि ट्रूली ये क्या क्या रिफ्लेक्ट करती है, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को हमने प्रियम्बल में ऐड कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज द modified version, is the modified version of the objective resolution passed by Pandit Jawaharlal Nehru on 30th of December 1946 and adopted by the Constituent Assembly on 22nd of January 1947. तो preamble की definition is simple. Preamble refers to the introduction or preface to the Constitution. It is something which begins at first. It contains a summary or essence of the Constitution, right? The preamble to the Indian Constitution is based on objective resolution moved by Pandit Jawaharlal Nehru, right? तो इट टेल्स यू, जैसा कि मैंने बताया, इट टेल्स यू द एसेंस और समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल टेल्स यू द एसेंस और समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी रीजन की वजह से एन ए पलकीवाला, जो कि एक ज्यूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It is the identity card of the constitution. It gives us basic details of the constitution. So this was the statement used by N.A. Palkhiwala, that preamble of any constitution or any document is an identity card of it. It is an identity card of constitution. Supreme Court of India की यदि हम बात करें तो Supreme Court of India बोलता है कि preamble is a key. It is a key to the minds of कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का गोल क्या था, अचीवमेंट क्या था, वो
किस तरह की पॉलिटी एस्टेब्लिश करना चाहते थे, तो प्रियम्बल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द माइंड, द इंस्पिरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. So this was all important detail about the introduction, about the meaning, about the historical perspective of the preamble. अब जो इकलौती डिटेल बची है इस रिगार्ड में कि प्रियम्बल का कंसेप्ट आता कहाँ से, वो ये है कि जो प्रियम्बल को जो हम यूज करते हैं, वी हैव टेकन रेफरेंस दिस फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपना एक प्रियम्बल है, और हमारा प्रियम्बल उससे एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, काफी मिलता जुलता है. तो इट वी हैव टेकन रेफरेंस फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज नॉट एग्जैक्ट एज इट इज इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रियम्बल का यूज बढ़ा कैसे? प्रियम्बल का यूज कई तरीके से बढ़ा. जैसे कि यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है, इसके लिए जो पहली रेफरेंस है वो तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है. बट आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए यदि ये प्रियम्बल में आए, सॉरी प्रीलिम्स में आए, तो यू कैन से दैट इट्स रेफरेंस इज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. बट इसका यूज या इसकी सेकंड रेफरेंस हम कहाँ से ले सकते हैं? सेकंड रेफरेंस ले सकते हैं हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से. इट वॉज मेड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू रिप्लेस द लीग ऑफ नेशंस. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर. तो जो यूएनओ जो बॉडी बनी थी, इट वॉज मेड ऑन 24 अक्टूबर 1945. अक्टूबर 1945 में बनी. और ब्रिटिश इंडिया, जब हम आजाद नहीं हुए थे, तो ब्रिटिश इंडिया वॉज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर. इट वॉज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर. तो यूएनओ का एक चार्टर है, मीन्स वही जो बताता है कि यूएनओ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट, इसके फंक्शन कैसे होंगे, साथ ही क्या रूल्स एंड रेगुलेशन ये और इसके मेंबर्स को फॉलो करनी पड़ेगी. सम सॉर्ट ऑफ ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही काम कर रहा है, जो बता रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या फॉलो करेंगे. तो इस चार्टर का भी एक प्रियम्बल है. इस चार्टर का भी एक प्रियम्बल है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि इस चार्टर की वैल्यूज क्या क्या है. तो ये प्रियम्बल इसलिए है बिकॉज यहाँ इन लोगों ने रेफरेंस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी, इसीलिए हम बोलते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. और यदि हम आज की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें प्रियम्बल है. इट एक्ट्स एज अ प्रीफेस. इट रिफ्लेक्ट्स, वी कैन यूज इट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटी ऑफ एनी कंट्री. यदि हम किसी भी कंट्री के बारे में समझना चाहते हैं, तो हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से समझ सकते हैं, क्योंकि प्रियम्बल हमें बताता है कि उस कंट्री का, उस स्टेट का, वहाँ की पॉपुलेशन के साथ रिलेशन क्या है, साथ ही उस स्टेट का नेचर क्या है, वो डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है या कैसा है, और ये भी बताता है कि वो क्या क्या आइडियल्स को प्रमोट करता है. सो दिस वाज ऑल द इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रियम्बल. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द significant part, that is the keywords. Keywords are very important. So now we will discuss the keywords of the preamble. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, इसमें जो मेन कीवर्ड्स है वो 9 से 11 है. यदि हम यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को जोड़ ले तो इट बिकम्स 11. अदरवाइज इट हैज 9 कीवर्ड्स. इन कीवर्ड्स को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, तो सबसे पहले जो ग्रुप है कीवर्ड्स का, वो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, SSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. दीज कीवर्ड्स टेल अस द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. नेचर ऑफ स्टेट, कि इंडिया कैसा स्टेट है. सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है. देन इस स्टेट का इसकी पॉपुलेशन की प्रति रोल क्या है, ये सिटीजन्स को क्या सिक्योर करना चाहता है. तो इट इज नोन बाय 3 कीवर्ड्स, जस्टिस, liberty, equality. And what does this state expects from its citizens? Unity, integrity, and fraternity. So these are the keywords which we have to discuss in detail. So now let us start with sovereign. Sovereign का मतलब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. Sovereign is different from independence. हम इसे इजीली यहाँ से समझ सकते हैं. इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? थ्रू आउट द स्ट्रगल ऑफ अवर फ्रीडम. हमने हर जगह पढ़ा होगा, हर बुक में पढ़ा होगा कि इट वॉज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. कहीं भी आपने प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये नहीं सुना होगा,
कभी इवन इसी वर्ड में हम देखें तो प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि 1947 के पहले के जिस पीरियड की हम बात करते हैं हम उसे प्री इंडिपेंडेंस बोलते हैं। हम उसे प्री सॉवरेन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जब भी कोई भी स्टेट किसी के कंट्रोल में होता है, कॉलोनी में होता है, तो उसका पहला गोल होता है इंडिपेंडेंस को अचीव करना। इंडिपेंडेंस का अचीव करने का मतलब है द फ्रीडम टू मैनेज इंटरनल अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज इंटरनल अफेयर्स। इंटरनल अफेयर्स का मतलब क्या होता है? हर स्टेट के जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा रेवेन्यू। दीज आर द टू मोस्ट इंटरनल मैटर्स ऑफ एनी स्टेट। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या होगी, स्टेट को रन कैसे किया जाएगा, सोसाइटी को रन कैसे किया जाएगा। और सोसाइटी को रन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रेवेन्यू की। वो रेवेन्यू कलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा, टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा, स्टेट के जो सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे वो कैसे कैसे होंगे, वो एक्सपोर्ट कैसे करेगा, राइट, वो किन किन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करेगा, उसकी इनकम कैसे होगी, और वो उसे एक्सपेंडिचर, उसका एक्सपेंडिचर कैसे करेगा। सो इट इज मेनली अबाउट इनकम कैसे होगी एंड एक्सपेंडिचर कैसे होगा। सो दीज आर दी इंटरनल अफेयर्स। अब जो कंट्री किसी और के कंट्रोल में थी, उसने जब इंडिपेंडेंस अचीव कर ली, वो अपने इंटरनल अफेयर्स खुद मैनेज कर सकती है। नाउ टू अचीव सुप्रीम इंडिपेंडेंस और अल्टीमेट इंडिपेंडेंस, इट नीड्स द फ्रीडम टू मैनेज इट्स एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब क्या है, हम समझते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब है द फ्रीडम टू डिसाइड योर डिफेंस पॉलिसी, कि आप अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, आप किन तरीके के वेपन्स को बिल्ड करेंगे, आप एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं, आप अपनी कंट्री को वर्ल्ड स्टेज पर डिफेंड कैसे करेंगे। दूसरा फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स, सिंस वी नो दैट टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबलाइज्ड, और किसी भी स्टेट को चलाने के लिए अपने अगल बगल के ट्रेड के साथ शेयर करने पड़ेंगे रिसोर्सेज, ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट के पास सारे के सारे रिसोर्सेज नहीं है। फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक वी हैव टू डिपेंड ऑन मिडिल ईस्ट, for our minerals we have to depend on some other state, for various kind of trade activities we are dependent on China, USA। तो वो अपने फॉरेन अफेयर्स कैसे कंडक्ट करेगा, ये फ्रीडम किसी भी स्टेट का एक्सटर्नल अफेयर है। साथ ही उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, वो किससे फ्रेंडशिप रखना चाहता है, किससे कौन उसका, किससे वो अपने आप को डिफेंड करना चाहता है, दिस इज द फॉरेन पॉलिसी। तो दीज आर द एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जब आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है तब आप दूसरी चीज जो चाहते हैं वो है एक्सटर्नल अफेयर्स को कंडक्ट करने की इंडिपेंडेंस। आप अपनी डिफेंस पॉलिसी डिसाइड कर सके, आप अपने फॉरेन अफेयर्स मैनेज कर सके, अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्रेम कर सके, ये आपकी सॉवरेनिटी होती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, sovereignty is about freedom to manage external affairs such as foreign policy, defense policy, international relations। तो हमारा प्रियम्बल बताता है कि इंडिया एज अ सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन स्टेट का मतलब क्या है? सॉवरेन स्टेट का मतलब है कि इंडिया को इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने का फ्रीडम तो है ही, साथ साथ इंडिया को अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने का फ्रीडम भी है। मतलब इसका मतलब ये है कि इंडिया इज नॉट डिपेंडेड ऑन एनी नेशन आफ्टर 15th ऑफ अगस्त 1947। यदि हम इंडिया की डेट के हिसाब से बात करें तो बिफोर 15th अगस्त 1947 इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, राइट। बिफोर 15th ऑफ अगस्त 1947 इंडिया वाज कॉलोनी, मतलब कि हम उन पर डिपेंड थे। उसके बाद 1947 इसी डेट के साथ 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जैन 1950, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली तैयार नहीं हो गया, कंप्लीटली इन्फोर्सेबल नहीं हो गया, तब तक हम ब्रिटिश के डोमिनियन थे। डोमिनियन का मतलब मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। डोमिनियन का मतलब है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कर सकें, बट आप अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज नहीं कर सके। इंडिया वॉज नॉट रेडी टू मैनेज इट्स एक्सटर्नल अफेयर्स, देयरफॉर इट वॉज अ पार्ट ऑफ डोमिनियन ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। मतलब जो जो जिन जिन को आजादी मिली थी ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर से, उनके कॉमनवेल्थ का मेंबर था इंडिया। आफ्टर 1947 इंडिया इज कंप्लीटली सॉवरेन, it is completely independent after 26 Jan 1940 sorry 1950। तो इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट आफ्टर 15th of August 1950। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वाज द डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश टिल 1956। डोमिनियन स्टेटस का मतलब भी आपने समझ लिया। तो सॉवरेन ये जो टर्म है,
हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं, इट सिंपली मींस दैट एनी स्टेट इज कंसीडर्ड टू बी सॉवरेन इफ इट हैज द फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। फिर चाहे वो अफेयर्स इंटरनल अफेयर्स हो, चाहे वो अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स हो। यदि कंट्री सिर्फ इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन नहीं है, इसका मतलब है कि वो कंट्री अपने इंटरनल अफेयर्स मैनेज कर सकती है, बट वो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मैनेज नहीं कर सकती है। तो बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। इसका मतलब ये है कि इंडिया क्योंकि सॉवरेन है, इसलिए ये किसी फॉरेन टेरिटरी पर कंट्रोल भी कर सकती है थ्रू वॉर और थ्रू एग्रेशन, साथ ही अपनी टेरिटरी को सीड भी कर सकती है। इसे इस तरीके के डिसीजन लेने के लिए किसी और सुप्रीम पावर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। तो बिफोर sovereign, before 26th of January 1950, India was not completely independent to conduct its external affairs. After this, it is independent to conduct its external affairs. साथ ही sovereign का मतलब ये भी है कि जो हम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, यूएनओ, ब्रिक्स, है ना, राइट, बिम्स्टेक, आशियान, सार्क, ये सारे जो यूनियंस होते हैं, ये इंडिया की सॉवरेनिटी को लिमिट नहीं करते हैं। इंडिया अपने एक्सटर्नल अफेयर्स खुद डिसाइड कर सकता है। तो इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट एंड कैन मैनेज और फ्रेम इट्स एक्सटर्नल अफेयर्स और पॉलिसीज। Now let us talk about the second keyword. The second keyword is socialist. The second keyword we are going to talk about is socialist. तो ये जो कीवर्ड है, it was a later addition. It was not a part of original preamble of the Indian Constitution. It was added in 1976 through 42nd Amendment Act. क्या है ये, इसे भी हम अभी समझते हैं। तो इस टर्म को समझने के लिए, इस टर्म को समझने के लिए हमें थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज अ सब्जेक्ट which talks about society. It is somewhat related to society or the affairs of society. Society according to sociology क्या है? Society according to sociology is a supra system, जिसका मतलब है कि किसी भी सोसाइटी में कई तरह के सिस्टम होते हैं। तो मान लीजिए यदि ये एक सोसाइटी है, तो इसमें कई तरह के सिस्टम होंगे, जैसे कि इसका इकोनॉमिक सिस्टम, इसका पॉलिटिकल सिस्टम, इसका कल्चरल सिस्टम, राइट। तो ऐसे कई तरह के सिस्टम्स हर सोसाइटी में होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो वो डेमोक्रेटिक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसा है? इकोनॉमिक सिस्टम को अभी हम समझेंगे, और वैसे ही कल्चरल सिस्टम होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी स्टेट का कैसा है, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। तो किसी भी स्टेट का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। पहला, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे भी हम समझते हैं। तो इकोनॉमी इज अबाउट प्रोडक्शन। इकोनॉमी वर्क कैसे करती है? इकोनॉमी वर्क्स व्हेन इट प्रोड्यूसेस समथिंग व्हिच इज कंज्यूम्ड बाय पीपल्स। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज द यू नो द फैक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, राइट। तो सबसे पहले प्रोडक्शन के लिए जरूरत किस चीज की होती है? सबसे पहले किसी भी प्रोडक्शन के लिए जरूरत होती है कैपिटल की, या जैसे कि आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। फिर उसके बाद हमें चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, और टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। दीज आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मेनली यू नो दी सर्विसेज। इन सभी चीजों का यूज कैसे करना है, इट हैज टू बी डन बाय सर्विसेज। और ये प्रोवाइड कौन करता है? ये प्रोवाइड जो करती है उसे हम बोलते हैं वर्किंग क्लास। तो कोई भी सोसाइटी दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है, एक होती है वर्किंग क्लास और एक होती है ओनिंग क्लास। ओनिंग क्लास वो होती है जिनके पास ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके पास कैपिटल है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। पर इन सभी चीजों को यूटिलाइज करने के लिए उन्हें चाहिए
लोग उन्हें चाहिए लेबर, राइट। तो उसके लिए उन्हें बहुत सारे लोग चाहिए और उस क्लास को हम बोलते हैं वर्किंग क्लास। तो होता क्या है, हमेशा इस ओनिंग क्लास के बीच में और वर्किंग क्लास के बीच में एक क्लास स्ट्रगल रहता है, एक क्लास स्ट्रगल रहता है। इसके बारे में कई सारे फिलोसफर्स ने, सोशियोलॉजिस्ट ने बात की है, जैसे कि कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी। कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो ये वर्किंग क्लास है इसको रिवॉल्यूशन करना चाहिए इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जो वर्किंग क्लास है दिस इज ऑलवेज सप्रेस्ड बाय द ओनिंग क्लास। तो दे शुड गो ऑन अ रिवॉल्व, दे शुड गो ऑन अ revolution. So he is more radical sociologist. So he talks about revolution. इनका मानना है कि जो ये ओनिंग क्लास है ये हमेशा एक्सप्लॉइट करती है वर्किंग क्लास को, देयरफॉर द वर्किंग क्लास शुड एक्सप्लॉइट, शुड रिवॉल्व, गो ऑन रेवोल्यूशन अगेंस्ट दैम। फिर उसके बाद महात्मा गांधी, वो कहते हैं कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, पॉजिटिव रिफॉर्म्स होने चाहिए, ताकि इस सोसाइटी में इक्वालिटी आए और ये जो ओनिंग क्लास है और ये वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। तो यदि हम बात करें बहुत सारी सोसाइटीज की थ्रू आउट द हिस्ट्री, तो हम देख सकते हैं कि हर सोसाइटी में ये डिवीजन और ये क्लास स्ट्रगल रहा है। यदि हम बात करें यूरोप की, तो द सोसाइटी वाज डिवाइडेड बिटवीन सर्फ्स एंड लेबर्स। सर्फ्स वो थे जो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते थे और लेबर्स वर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ओनिंग क्लास कौन थी? इंडिया में ओनिंग क्लास थी जमींदार। और वर्किंग क्लास कौन सी थी? यही टीनेंट्स, लेबर्स, बॉन्डेड लेबर्स, आपने इस तरीके के टर्म सुने होंगे। वैसे ही जो क्लास, जो टर्म कार्ल मार्क्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं बर्जुआइस एंड प्रोलिटेरियट्स, जो कि वर्किंग क्लास है। सो दिस इज द डिवीजन इन एवरी सोसाइटी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। We are discussing this to understand the concept of means of production and factors of production. तो यदि हम बात करें इन मॉडर्न पीरियड की, तो दो तरह की इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिन्हें हम कह सकते हैं वो प्रेवलेंट थी। एक वो थी जो यूएसए द्वारा प्रमोट की जा रही थी और दूसरी वो थी जो यूएसएसआर द्वारा प्रमोट की जा रही थी। तो दोनों की ही एक अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। यूएसए की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन, चाहे फिर वो लेबर्स हो, जमींदार हो, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और ये सारे के सारे, ये ओनिंग क्लास और ये वर्किंग क्लास इक्वल है। ये मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं। यदि हम यूएसएसआर की बात करें तो इट वॉज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में ये क्या बोलते हैं, ये कम्युनिज्म में बोलते हैं कि इट इज स्टेट कंट्रोल और देयर इज वन पार्टी जो कि ये सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगी। तो इनकी दोनों की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी भी थी। इट फॉलोड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि सारा का सारा जो बिजनेस होगा, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, दे विल बी कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, मोस्ट ऑफ द। और ये बात करता है सोशलिज्म, जो कि बोलता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर और द सुप्रीम अथॉरिटी। तो यही मेन डिफरेंस है। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये है कि जब स्टेट इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है कंप्लीटली, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है कंप्लीटली, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं कम्युनिस्ट। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं कम्युनिस्ट। जिस भी स्टेट में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और कम्युनिस्ट, जिस भी तो जिस भी स्टेट में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, वो स्टेट होता है कम्युनिस्ट स्टेट। और जिस स्टेट में प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो होता है कैपिटलिस्ट स्टेट। तो तीसरा जो आता है सोशलिस्ट, क्या है? सोशलिस्ट स्टेट वो है जहां पर स्टेट भी, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। प्राइवेट सेक्टर भी कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन,
और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। मतलब कि ये दोनों के दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं जहां पर, यानी कि जहां पब्लिक सेक्टर यानी कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर, वो स्टेट मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है। और इस इस एस्टेब्लिशमेंट को, इस स्ट्रक्चर को, इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सोशलिस्ट, यानी कि ज्वाइंट ओनरशिप। ज्वाइंट ओनरशिप। यदि हम बात करें कम्युनिस्ट स्टेट की, तो यहाँ पर मोनोपोली किसकी है? यहाँ पर मोनोपोली है स्टेट की, यानी कि पब्लिक सेक्टर की, यानी कि गवर्नमेंट की। यहाँ पर मोनोपोली किसकी है? यहाँ पर मोनोपोली है प्राइवेट सेक्टर की, यानी कि मार्केट की, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, ना कि गवर्नमेंट की। यदि हम बात करें सोशलिस्ट स्टेट की, तो यहाँ पर ज्वाइंट ओनरशिप है, यहाँ पर किसी की भी मोनोपोली नहीं है, दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं। But after 1991 reforms, our Indian state is slightly moving towards capitalism, as more and more sectors are getting privatized, more and more the policies are getting liberalized. We are moving towards capitalism. तो इन सभी डिस्कशन का मेन कंसेप्ट क्या था? इन सभी डिस्कशन को बताने का मतलब ये था कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट, बट इंडिया इज फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। Indian socialism holds faith in democratic socialism, यानी कि mixed economy where both public and private sector coexist side by side. It is different from strict socialism. जो strict socialism या फिर communist socialism है, वहाँ पर नेशनलाइजेशन होती है, सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है जहाँ पर, वो होता है स्ट्रिक्ट सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोशलिज्म। तो इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया वॉज नॉट अ सोशलिस्टिक स्टेट? वॉज इंडिया नॉट socialist before the term was added in the 1976? So the answer is no. India is a socialist state from day one. The private sector and the government sector coexisted side by side from day one. हाँ, शुरुआत में ये था कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। हमारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, उनमें जो मेजॉरिटी ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो स्टेट ओन करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि जैसे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ते गया, जैसे जैसे हमने 1990s में रिफॉर्म्स किए, वैसे वैसे हम कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड यदि हम बात करें लास्ट 70 ईयर्स की, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी इट इज़ regulated by both the sectors, by the public sector as well as the प्राइवेट सेक्टर, जहाँ की मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों ओन करते हैं गवर्नमेंट भी और प्राइवेट प्लेयर्स भी। कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं, बिजनेसमैन, एंटरप्राइजेस, उनका रोल मार्केट को चलाने में ज़्यादा होता है। यदि हम स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट सोशलिस्ट स्टेट की बात करें, स्ट्रिक्ट सोशलिस्ट स्टेट की बात करें, तो वहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट ओन करती है, वहाँ पर मैक्सिमम रोल इकोनॉमी में चलाने का स्टेट का होता है। लेकिन यदि हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, जो कि इंडिया फॉलो करता है अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यदि हम इंडिया के सोशलिज्म को डिफाइन करना चाहें तो वो हम बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक क्यों बोलते हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी एक की मोनोपोली नहीं है, सभी फ्रीडम की तरह, फ्रीडम के साथ इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। सो इंडिया एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड इंडिया एज अ सोशलिस्ट स्टेट फ्रॉम डे वन, बस सिर्फ फर्क डिग्री का है। So friends, now we will talk about the third important keyword, that is secular. This term, as I have said earlier, was also added by the 42nd Amendment Act 1976. 42nd Amendment Act 1976. Amendment का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, amendment refers to some sort of modification, some sort of addition या फिर subtraction, कुछ add कर देना या कुछ subtract कर देना या फिर कुछ modify कर देना। So this is amendment. बाद में हम ऐसे पढ़ेंगे how it is done as per the Article 368 and what are the important cases related to it. So just like the term socialist, this term was also added by the 42nd Amendment Act 1976. यदि आप इसे और अच्छे से समझना चाहें तो we can look at the previous preamble before 1976. Here we have it. Let's see it. So this one, uh, this was the preamble before 1976. Here you can see that the
keywords mentioned, we say that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. यदि हम यहाँ देखें तो वही चीज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, और इन वर्ड्स को ऐड किया गया है सोशलिस्ट, जो कि अभी अभी हमने जैसे समझा, उसके बाद सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके बाद सारी चीजें सेम है। एंड देन यू विल सी हियर दैट फ्रेटर्निटी वाले लाइन में इट इज रिटन दैट फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। यहाँ हमने क्या ऐड किया है, यहाँ हमने ऐड किया है फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। हमने यहाँ पर जो टर्म ऐड किया है वो है इंटेग्रिटी। सो 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। यू कैन रिमेंबर देम एज SSI, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। We will understand about the meaning of all of these. So now let us understand what does the term secular means. Let's see here. तो दोस्तों, जब हम सब इस वर्ड को सुनते हैं तो हमें क्या समझ आता है? It is related to religion, right? Religion क्या है? Religion is actually a belief or some kind of faith. अब सभी के अलग अलग तरह के बिलीफ हो सकते हैं, फेथ हो सकते हैं रिलीजन में, लेकिन ये बिलीफ या फेथ हमें किस चीज पर है? ये बिलीफ या फेथ हमें है सम सॉर्ट ऑफ सुपर नेचुरल पावर, जो हम मानते हैं कि जिसने शायद इस हमारे प्लेनेट को बनाया है, जिसने शायद हमारी लाइफ को पॉसिबल किया है, जिसकी वजह से शायद ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो ये शायद पावर हो सकता है या फिर कोई सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो सकता है जिसने ये सब क्रिएट किया है। इवन बिलीफ के जो अपोजिट है नॉन बिलीफ, यानी कि नॉन बिलीवर, ये भी एक तरह से रिलीजन ही है, बस इट डज नॉट बिलीव इन सम सॉर्ट ऑफ सुपर नेचुरल पावर। इट डज नॉट बिलीव इन सम सॉर्ट ऑफ सुपर नेचुरल पावर। सो रिलीजन क्या है? फॉर एन इंडिविजुअल इट इज अ बिलीफ और फेथ इन सम सॉर्ट ऑफ सुपर नेचुरल पावर। जब हम दुखी होते हैं तो हम ये किसी भी सुपर नेचुरल पावर से, यदि वो मुस्लिम है तो शायद अल्लाह से, यदि वो हिंदू है तो राम से या कृष्ण से, they just pray to make the situation better. For them these names signify some sort of supernatural power, or some sort of, you say, a human being with some uh, magical powers, or some sort of which is beyond the imagination of human existence. तो जो रिलीजन का कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड अपॉन यू कैन से इट एज मैजिक. If it gets proved, it's logic. So believing in this magic logically is your belief, right? So यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ रिलीजन्स, इन नंबर ऑफ रिलीजन्स। शायद ही कोई कंट्री वर्ल्ड में ऐसी होगी जहां पर इतने सारे रिलीजन्स पाए जाते हो, चाहे फिर वो बात हिंदुइज्म की हो, राइट, इस्लाम की हो, क्रिश्चियनिटी की हो, सिखिज्म की हो, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सो मैनी अदर्स। तो ये तो मीनिंग हो गई सेक्युलर वर्ड की एक इंडिविजुअल के लिए। जैसे यदि हम बात करें रिलीजन की, तो फॉर एन इंडिविजुअल इट इज अ बिलीफ और फेथ इन सम सॉर्ट ऑफ सुपर नेचुरल पावर विच इज बियॉन्ड एवरीथिंग, और विच इज बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। यदि हम बात करें रिलीजन की डेफिनेशन एक स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट के लिए रिलीजन क्या है, तो हम इसे इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो हियर इज religion, right? For an individual, as I said now, it's a belief or faith in some sort of supernatural power. तो हम इसे कुछ इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, for an individual it is some sort of belief or some sort of faith जो इंश्योर करता है उसकी स्पिरिचुअल वेलबींग को। Why do we have these faith and belief? To ensure our spiritual well-being. कुछ लोगों के लिए it acts as a positivity in life. It gives them some sort of hope. लेकिन यदि हम बात करें स्टेट के लिए, तो स्टेट के लिए रिलीजन क्या है? For state, religion is the relationship between the individuals, right? It might add some sort of unity, integrity, or even sense of belongingness, or we can say as fraternity. ये क्या है?
जैसे कि यदि हम बात करें उन स्टेट्स की जो धर्म पर बेस्ड है, जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इन जैसे स्टेट में जो रिलीजन है वो इंडिविजुअल्स के बीच में यूनिटी की तरह एक्ट करता है। वो उन लोगों के बीच में एक इंटेग्रिटी की, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक फीलिंग ऑफ नेशन, टुगेदरनेस, इन सारे टर्म्स आप समझ सकते हैं। तो इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन countries which are based on religion and where the majority of the population is belongs to one specific religion, जैसे कि ईरान को हम बोल सकते हैं, हम सीरिया, हम पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। तो how people behave with each other on grounds of religion, for a state it is the relation between their citizens, right? यदि हम बात करें इंडिया की, जो कि डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन है, तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यहाँ के लोगों के लिए सेंस ऑफ टुगेदरनेस क्या है? उन लोगों के बीच में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज अ फीलिंग दैट दे ऑल आर इंडियन। बट इन कंट्रीज वेयर रिलीजन इज अ डोमिनेंट प्लेयर, उनके लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्या है? उनका धर्म, जैसे कि शायद इस्लाम, जो कि हम बात करें यदि इस्लाम की, तो ऑलमोस्ट मोर देन 50 कंट्रीज आर बेस्ड ऑन इस्लाम, जहाँ की जो स्टेट हैं जो ऑन जो सेक्युलर नहीं है, जो कि सिर्फ एक रिलीजन पर आधारित है। तो दिस इज हाउ, तो इस तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फॉर अ स्टेट रिलीजन इज द वे हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। फॉर कंट्रीज विच आर बेस्ड ऑन रिलीजन विच आर नॉट completely secular, for such countries religion acts as an element of unity, integrity, and fraternity. But for a country which is secular like USA, which is secular like India, for these countries, religion, but for secular countries, religion is not a binding force for unity, integrity, and fraternity. So, based on the kind of relationship between a state and religion, based on the kind of relationship between a state and religion, there can be three types of state. पहला, एथियस्टिक स्टेट। ये वो स्टेट है जो जिसमें रिलीजन का और स्टेट का कोई संबंध नहीं है। द स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी एंटी रिलीजन। उसकी कोई भी पॉलिसीज रिलीजन के, इवन सच अ स्टेट डज नॉट इवन accept the legitimacy of religion. It condemns all religions. It purely functions as a formal society. दूसरा किस तरीके का स्टेट हो सकता है? दूसरा हो सकता है थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है प्रो रिलीजन। Pro religion, which declares particular religion as the state religion, right? Which declares particular religion as the state religion. हम एग्जाम्पल में रख सकते हैं बांग्लादेश, हम इंक्लूड कर सकते हैं पाकिस्तान को, बर्मा, राइट? यदि हम बात करें श्रीलंका की, तो इट इज बेस्ड ऑन एथनिसिटी। तो सच स्टेट्स आर प्रो रिलीजन और दे आर थियोक्रेटिक इन नेचर। फिर तीसरे तरह के जो स्टेट होते हैं वो होते हैं सेक्युलर स्टेट, जैसे कि यूएसए एंड इंडिया। बट इन दोनों के नेचर में भी कुछ फर्क हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो द थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टेट इज सेक्युलर स्टेट, जो कि रिलीजन के प्रति न्यूट्रल है। you know it follows the midway. It is not completely anti religion, it is also not completely pro religion, but it is neutral when it comes to the matters of religion. It hence does not hold any particular religion as the state religion. हम इसके एग्जांपल्स में रख सकते हैं यूएसए या इंडिया को, राइट? अब जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि सेक्युलरिज्म के भी दो फॉर्म हो सकते हैं, चलिए हम उनको भी समझ लें। तो सेक्युलरिज्म कैन बी ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। पहला है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में बहुत बड़ा फर्क है। जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वहां पर देयर इज कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। स्टेट वॉन्ट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन बट इट डज नॉट मीन, बट तो इसका मतलब यह है कि देयर इज कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। तो इन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म देयर इज कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। स्टेट ना ही रिलीजन के किसी मैटर में दखल देता है और ना ही रिलीजन स्टेट के किसी मैटर में दखल देता है। बट वाई, ऐसा क्यों? वाई देयर इज कंप्लीट सेपरेशन? तो इसकी हिस्ट्री को हमें समझने के लिए डार्क एज को समझना पड़ेगा। डार्क एज क्या थी?
डार्क एज वॉज अ पीरियड विच स्टार्टेड अराउंड 8th और 9th सेंचुरी। इस दौरान होता क्या है, इस दौरान जो चर्च है ये ये चर्च फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया और ये स्टेट से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जिसके बाद वहां की वेस्टर्न कंट्रीज की जो डेमोक्रेसी है, जो लोगों के राइट्स हैं, वो वीक हो गए। और फाइनली इसके विद्रोह में लगभग 13, 14 और 15 सेंचुरी में एक पीरियड आया, द पीरियड ऑफ चेंज, जिसे हम रेनेसा बोलते हैं, जिसने रिलीजियस अथॉरिटी पर क्वेश्चन किया, जिसने रिलीजन पर क्वेश्चन किया, जिसने रिलीजन की सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल की जो पावर है उस पर क्वेश्चन किया। सो इस डार्क एज की वजह से हालात इतने खराब हो गए थे कि फाइनली वेस्ट ने ऐसे सेक्युलरिज्म को अपनाया जहां की स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई भी नेटवर्क नहीं रहेगा। बट यदि हम बात करें इंडियन सेक्युलरिज्म की, तो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। तो यदि हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें तो इट मीन्स दैट स्टेट विल नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। पहली चीज तो ये है, इट इज जस्ट लाइक वेस्टर्न secularism in this regard. State won't have any official religion. This is the first condition. But it does not mean that state will not interfere. इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा। इट डज नॉट मीन दैट देयर विल रिमेन इंट्रैक्शन। जैसे कि यदि हम बात करें एग्जाम्पल में सबरीमाला केस की, तो व्हाट हैपेंड इन दिस केस। तो सबरीमाला केस में हमारी सोसाइटी की वुमेन्स को, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की वुमेन्स को, मैरिड वुमेन्स को एक सबरीमाला नाम का जो मंदिर है यहाँ पर एंट्री अलाउ नहीं थी। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन। तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दी थी कि नो, बिकॉज ऑफ रिलीजियस मोरालिटी, बिकॉज ऑफ रिलीजियस मोरालिटी जो कि ये मानता है कि फीमेल्स को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, इट कैन नॉट सरपास द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो जब भी बात रिलीजियस मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के रिलेशनशिप की आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विल बी कंसिडर्ड एज ग्रेटर। इट विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस बाय इंडियन स्टेट। तो इसका मतलब यह है कि स्टेट विल इंटरवीन इन religious matters but not for any negative purpose. क्यों? The state will intervene in religion to protect the rights of its citizens. Secondly, it will interfere with the religion to promote them equally so that spiritual well-being of everyone is ensured. Protect the rights of citizens, right? And promote the spiritual well-being of all the religions equally. और तीसरा, टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के ग्राउंड पर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए स्टेट विल ऑलवेज इंटरवीन विद द रिलीजन। सो we can say how it is different from western secularism. Western secularism talks about complete separation between state and religion. यदि यही सबरीमाला इशू वेस्ट में हुआ होता तो स्टेट वुड नॉट हैव एंटर्ड। स्टेट वुड हैव सेड कि आपका रिलीजन यदि कहता है कि वुमेन्स की एंट्री नहीं होनी चाहिए तो मत कीजिए, यदि आपको करनी है तो कीजिए, बट वी विल नॉट इंटरफियर। सो दे डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन एंड देयर इज कंप्लीट सेपरेशन in the interaction between state and religion. But when it comes to Indian secularism, it does not have official religion, but this does not mean that a state will not intervene in religion. A state will intervene in the religious matters in order to protect the rights of the citizens, in order to promote the spiritual well-being and the development of all, and in order to prevent discrimination on grounds of religion on the basis of gender, caste, class, place of birth, etc. तो दिस इज सेक्युलर। तो यदि हम बात करें प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल में हमारा ये जो टर्म है सेक्युलर, व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज दैट इंडिया डज नॉट हैव ऑफिशियल रिलीजन एंड इट आल्सो सिग्निफाइज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इंडिया एज अ स्टेट विल हैव विद रिलीजन। अब सवाल ये है कि सिंस दिस टर्म वाज एडेड इन 1976 एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया 26 ऑफ जैन 1950 तक, ये कंप्लीटली इन्फोर्सेबल हो गया। तो क्या इस डेट से लेकर 1976 तक इंडिया वाज नॉट अ सेक्युलर कंट्री? द आंसर इज नो। इंडिया वाज सेक्युलर कंट्री since day one, since its inception
द ओनली थिंग इज दैट द टर्म वाज नॉट मेंशन्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही डे वन से फंडामेंटल राइट्स हैं। यदि हम बात करें आर्टिकल 25 की, जिन्हें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इट टॉक्स अबाउट C3P, यानी कि फ्रीडम टू कंसाइंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। कंसाइंस का मतलब है आप अपने रिलीजन के भावनाओं को फ्रीली फील कर सकें, प्रोफेस कर सकें, आप ओपनली बोल सकें ऑफिशियली कि आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आप अपनी रिलीजियस सेरेमनीज को प्रैक्टिस कर सके। हाउएवर दे आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रिलीजियस सेरेमनीज का मतलब ये नहीं है कि आप ह्यूमन सेक्रीफाइस कर सकें या ऐसी कोई भी प्रैक्टिस कर सकें जो कि समाज के लिए, समाज के लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो। प्रोपोगेट कर सकें आप अपने रिलीजन के अच्छे टेनेट्स को, यू नो, दूसरों तक पहुंचा सके, बट फोर्सेबल फोर्सेबल कन्वर्जन आर नॉट अलाउड। यदि हम बात करें आर्टिकल 26 की, तो इट टॉक्स अबाउट ग्रुप राइट्स ऑफ रिलीजन एज अ ग्रुप। 27 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट नो टैक्स ऑन रिलीजन, राइट। स्टेट कैन नॉट लिवी एनी टैक्सेस ऑन पीपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कि यदि वो कोई रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं तो उन्हें कोई टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि इट यूज्ड टू हैपन ड्यूरिंग द मुगल एरा, जब हिंदूज को एक टैक्स देना पड़ता था जिसे हम जिजिया बोलते हैं, जो कि अबॉलिश किया था अकबर ने। यदि हम बात करें आर्टिकल 28 की, तो उसमें भी काफी सारे राइट्स दिए गए हैं। 29 और आर्टिकल 29 और 30 की बात करें तो राइट्स दिए गए हैं सेक्शन ऑफ सिटीजन्स और माइनॉरिटीज को, रिलीजियस माइनॉरिटीज की, कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकें, वो अपने कल्चर को बचा सकें। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, इवन आर्टिकल 15 और 14 सेज दैट दैट नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये दो आर्टिकल्स और ये सारे आर्टिकल्स बताते हैं कि इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन एंड इंडिया एज अ स्टेट intervenes to promote and protect the rights of the individuals, or for that it intervenes in the religion. तो हम कह सकते हैं कि इंडिया was a secular country since day one of its inception. The only difference is the term was added in 1976. So friends, now let us talk about the fourth keyword of the combined keywords. As we have discussed that the first set of keywords we have is triple SDR, sovereign, socialist, secular. तो ये तीनों हमने कर लिए हैं. Now let us discuss democracy. तो डेमोक्रेसी दो तरह की हो सकती है फ्रेंड्स. पहली है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में समझेंगे. बट this democracy is more popular, or it could work in a country where population is less. It cannot work in a country where there is huge population, where there is huge diversity. तो दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरह की हो सकती है. पहली पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस डेमोक्रेसी में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, और दूसरी जो है वो होगी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस डेमोक्रेसी में हो. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में मेनली ये होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु work on their behalf, who frame policies for them, who regulate the society. So lot of citizens select few representatives who run the society. यदि हम बात करें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, तो क्या पॉलिसी होंगी, क्या नहीं होंगी, ये सिटीजन्स डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं थ्रू वेरियस टूल्स. क्या है वो टूल्स? तो सम ऑफ द मोस्ट फेमस टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर रेफरेंडम, द सेकंड वन इज initiative, the third one is recall, and the fourth one is plebiscite. तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होगी ही नहीं. गवर्नमेंट यहाँ भी होगी, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो कि गवर्नमेंट का मेन काम होता है. बट इट डज दिस बाई कंसल्टिंग पीपल्स रेगुलरली, by consulting peoples regularly through these tools of direct democracy. Let us discuss them shortly in short descriptions. तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंडम क्या है? रेफरेंडम में होता ये है कि गवर्नमेंट किसी भी पॉलिसी को यदि बनाना चाहती है तो वो प्रपोज करती है. इट प्रपोजेस
कि सपोज कर लीजिए इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है रिलेटेड टू राइट टू इंटरनेट, राइट। तो वो इस पर एक पॉलिसी बनाती है, फिर उसकी कैंपेनिंग करती है और लोगों से पूछती है कि क्या आपको ये पॉलिसी चाहिए है। ये पहले से डिसाइड हो जाता है कि जो लोगों की रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी भी होगी, यानी कि गवर्नमेंट के लिए एक एडवाइस की तरह काम करेगी, या फिर बाइंडिंग होगी। साथ ही ये भी डिसाइड हो जाता है कि कितने परसेंट वोट्स यदि उसके फेवर में मिले तो वो पॉलिसी बनेगी। तो जनरली ये होता है कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट फ्रेम करती है, फिर इसको कैंपेन करती है, फिर इस पर वोटिंग होती है। यदि ऐसे सपोज कीजिए 50% प्लस वन, यानी कि सिंपल मेजोरिटी का वोट मिल गया, तो दिस पॉलिसी अगेन गोज बैक टू द गवर्नमेंट, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज डिसाइडेड कि ये एडवाइजरी होगी या बाइंडिंग होगी, गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसी ऑन इट। तो इसमें गवर्नमेंट प्रपोज करती है कि वो कोई पॉलिसी बनाती है इन दिस डायरेक्शन। हम बात करें दूसरे टूल की, लेट मी राइट इट हियर फॉर योर कन्वीनियंस। दिस इज गाइज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, एंड जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दीज मेथड्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो दूसरा हम बात कर सकते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या होता है? इनिशिएटिव में जो प्रपोजल है वो लोगों की तरफ से जाता है। इंडिया में हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैं आपको इस तरीके से सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। इसमें लोग कुछ पॉलिसी प्रपोज करते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस एग्जांपल की तरह ले लें राइट टू इंटरनेट, राइट। तो ये डिसाइड होता है हर कंट्री में, रूल्स होते हैं कुछ कि कितने परसेंट लोगों ने यदि प्रपोज किया तो गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी। तो मान लीजिए ये 25% लोग चाहते हैं कि राइट टू इंटरनेट सभी को मिलना चाहिए, तो ये प्रपोजल गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट इस पर पॉलिसी बनाती है, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी। फिर उसके बाद कैंपेनिंग करती है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है, और उस वोटिंग में यदि 50% लोगों से ज्यादा ने उसे एक्सेप्ट किया, तो फिर गवर्नमेंट उस पर पॉलिसी बना देती है। अगेन इट इज सब्जेक्टेड टू कंडीशन, ये कंट्री वाइज कंट्री पर डिपेंड करता है कि ये जो एडवाइस होगी ये एडवाइजरी होगी या बाइंडिंग होगी। साथ ही कितने परसेंट लोगों को अप्रूवल देना पड़ेगा कि उसे पॉलिसी बनाना पड़े, और कितने परसेंट लोगों को प्रपोजल के लिए अप्रूव करना पड़ेगा। सो दीज आर टू इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अदर टू इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर रिकॉल एंड प्लेबिसाइट एज वेल। तो दोस्तों, रिकॉल में क्या होता है? रिकॉल में मेनली ये होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सिटीजन्स मिलके अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं जो जाकर उनके बिहाफ पर पॉलिसी बनाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुना है ये अपनी ड्यूटी को अच्छे से ना करे। तो रिकॉल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर सिटीजन्स को यह अधिकार होता है कि उन्होंने अपने चुने हुए कैंडिडेट को उसके टर्म के पहले उसकी पोजीशन से रिमूव करने का प्रपोजल होता है, राइट। इसमें कंडीशन जनरली ये होती है कि ये तभी हो सकता है जब इस कैंडिडेट ने अपना जो टेन्योर है, अपना जो टर्म है, जैसे कि यदि हम बात करें इंडिया की, तो 5 साल के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। बट यदि वो अपनी ड्यूटी पूरी ना करें, तो जैसे ही वो अपना 50% टर्म कर लेते हैं, 25 ईयर्स प्लस, तब लोगों को ये अधिकार होगा कि थ्रू रिकॉल इंस्ट्रूमेंट वो ये प्रपोज कर सकें कि हमें इस कैंडिडेट को रिमूव करना है। So this is a recall instrument. It is mainly about, you know, recalling your elected candidate. तो यदि आप इसको इस स्ट्रक्चर में समझना चाहें तो you can understand it like this. तो कुछ लोग हैं, इन्होंने अपने कुछ कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया है, एंड नाउ 25% ऑफ दोज प्रपोज कि हम नहीं चाहते हैं कि ये कैंडिडेट रहें बिकॉज ही इज नॉट वर्किंग एज पर दी प्रोमिस, जो इन्होंने प्रॉमिस किए थे, ही इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दी प्रोमिस। सो वी वांट टू रिकॉल। ऐसे में क्या होगा? गवर्नमेंट अगेन ये जनता से पूछेगी, एंड थ्रू वोटिंग 50% प्लस वन ये डिसाइड होगा कि ये कैंडिडेट रहेंगे पोजीशन में या नहीं रहेंगे। यदि मेजोरिटी ने कह दिया ये नहीं रहेंगे, तो उस कैंडिडेट की उसके टर्म खत्म होने से पहले पोजीशन चली जाती है, एंड देन गवर्नमेंट कंडक्ट्स बाई इलेक्शन फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी और फॉर दैट एरिया। सो दिस इज योर रिकॉल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, इन सभी इंस्ट्रूमेंट में जो प्लेबिसाइट होता है ये सबसे डेंजरस माना जाता है, क्योंकि ये जनरली यूज होता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने में, जैसे कि यदि टेरिटरी है, सपोज हम एग्जांपल एज्यूम कर लें इंडिया, एंड दिस टेरिटरी, यहाँ के कुछ लोग यू नो यहाँ पर बहुत सारा अनरेस्ट है, कुछ लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ के लोगों से डायरेक्टली उनका ओपिनियन लेती है। दिस इज कॉल्ड देयर राइट टू सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, दिस इज ऑल्सो नोन एज देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो गवर्नमेंट ओपिनियन लेती है,
एंड पीपल डिसाइड कि वो उस टेरिटरी के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। तो जनरली ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज होता है। दोस्तों एक और कंडीशन ये है कि ये सारे जनरली जो प्लेबसाइट होता है ये गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होता है। इवन दो 90% ऑफ पीपल वांट टू सीड और दे वांट टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम दिस कंट्री, इट मे नॉट बी बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट। तो दोस्तों नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम बिकॉज वी फॉलो इट इन आवर कंट्री। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, parliamentary and presidential. So इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर हमारे सिटीजन्स जो हैं वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, एंड देन दे फ्रेम एंड देन दे डू द टास्क ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर गवर्नमेंट को एज कम्पेयर टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी थोड़ी ज्यादा अथॉरिटी होती है ये डिसाइड करने की कि कैसी पॉलिसी होगी और वो कैसे इंप्लीमेंट होगी। दोस्तों हम इंडिया जैसी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसलिए नहीं इंप्लीमेंट कर सकते बिकॉज वी हैव अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन एंड इवन मोर। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में प्रैक्टिस हो सकती है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, जहाँ पर लोगों का ओपिनियन लेना काफी ईजी है बिकॉज पॉपुलेशन कम है। यदि हम इंडिया जैसी कंट्री में हर पॉलिसी के लिए वोटिंग कराएंगे, रेफरेंडम्स लाएंगे, इनिशिएटिव्स होंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। इसलिए हम अपनी कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। सो द टर्म डेमोक्रेसी इन द preamble implies that people enjoy the power of participating in the decision making process. यदि हम और टीनेट्स की बात करें जो कि ये बताता है कि इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, सो वी कैन टॉक अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें हर वो नागरिक जिसकी एज 18 ईयर से ज्यादा है, ही और शी इज अलाउड टू कास्ट हिज और हर वोट irrespective of the caste, religion, gender to which they belong. साथ ही डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि हमारी कंट्री में पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, कोई भी मोनोपोली ऑफ पावर नहीं है, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, right? There is independent judiciary which works neutrally, not in the favor of government. और भी कई सारे हैं जैसे कि absence of discrimination, rule of law. So these are the main tenets of the kind of democracy which India follows. Now let us discuss the last keyword of today's lecture. The rest of the keywords and all the issues related to preamble will be discussed in the next lecture. So the last keyword is republic. है, so the last keyword is republic. तो दोस्तों किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी में दो तरीके के सिस्टम्स हो सकते हैं रिगार्डिंग दी हेड ऑफ स्टेट। पहला मोनार्की और दूसरा रिपब्लिक। So these two things depend upon the how the head of state is, how the head of state is. तो दोस्तों दिस कंसेप्ट इज ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट होता क्या है? हेड ऑफ स्टेट जनरली एक्ट्स एज द सुप्रीम और द फर्स्ट सिटीजन of those countries where there is the position of head of state. She is considered as the commander, the supreme commander of all the आर्म्ड फोर्सेस। यदि हम बात करें इंडिया की तो इवन दो द हेड ऑफ स्टेट जो पोजीशन है ये सेरेमोनियल है, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम्स पर हेड ऑफ स्टेट ही वो होता है जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही हेड ऑफ स्टेट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, अथॉरिटीज होती हैं, वो डिपेंड करता है कंट्री वाइज कंट्री। जैसे हम यूएसए की बात करें तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है हेड ऑफ स्टेट, उनके पास ज्यादा पावर्स एज कंपेयर टू द इंडियन प्रेसिडेंट। थ्योरेटिकली इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं, बट he she has to work
ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो सेरेमोनियल है, बिकॉज उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। सो इट इज मेनली अबाउट दिस पोजीशन। अब मोनार्की वो कंट्री होती है जहां पर ये जो पोजीशन है हेड ऑफ स्टेट की, दिस इज हेरिडिटरी, राइट। इस पोजीशन पर कोई एक ही फैमिली का व्यक्ति आता है, या हम कह सकते हैं सक्सीड करता है, राइट। सो जैसे कि यदि हम एग्जांपल में ले सकते हैं ब्रिटेन की, तो वहां के जो किंग एंड क्वीन है दे आर दी हेड ऑफ स्टेट। उनके जाने के बाद उनके जो बेटा या बेटी है वो हेड ऑफ स्टेट बन जाते हैं। यदि हम बात करें रिपब्लिक की, तो यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है इसकी जो पोजीशन होती है, टू रीच दिस पोजीशन अ पर्सन हैज टू विन एन इलेक्शन। दिस इज द प्राइम कंडीशन। द हेड ऑफ स्टेट must be elected in a polity which follows republic system, right? So this position must be elected as it happens in India, as it happens in USA. The head of state of USA is elected directly. यदि हम बात करें इंडिया की, तो our head of state is elected indirectly, but at the end he or she represents the people of India. कैसे? हमारे सिटीजन्स अपने लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, और स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये सारे लोग मिलकर हमारे लिए एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट। ही और शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो कंसिडर्ड एज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शी रिप्रेजेंट्स इंडिया ऑन द इंटरनेशनल फोरम। सो जो पहली कंडीशन है वो रिपब्लिक के लिए वो ये है कि द हेड ऑफ स्टेट मस्ट बी इलेक्टेड। अब इसको रिलेशन में रूल ये भी हो सकता है, जैसे यूएसए की बात करें तो वहां के जो प्रेसिडेंट है दे कैन बी इलेक्टेड फॉर 2 terms ओनली। बट यदि बात हम करें इंडिया की, सो द इंडियन हेड ऑफ स्टेट, द इंडियन प्रेसिडेंट कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एन नंबर ऑफ टाइम, बट द ओनली कंडीशन इज आफ्टर द एंड ऑफ हिज और हर टेन्योर ही शी हैज टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टर्म होता है वो 5 year होता है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ही शी हैज टू कंटेस्ट इलेक्शन अगेन टू बिकम द हेड ऑफ स्टेट अगेन if he she does not contain the other candidates reach this position. So this is the main condition for the head of state. अब हो सकता है बहुत से सिनेरियोज में जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बड़ी हो। थ्योरेटिकली इंडिया में भी ये पावर president is considered as bigger than prime minister, but if we look into the practice, she is controlled by the aid and advice of the prime minister and his council. So the position of president of India is some sort of ceremonial, but बहुत सी कंट्रीज में थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली भी प्रेसिडेंट की पोजीशन प्राइम मिनिस्टर से बड़ी हो सकती है। तो व्हाई दिस पोजीशन इज इवन नीडेड, दिस इज दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट को कवर करेंगे, जब हम पॉलिटी के लेक्चर्स कर रहे होंगे। एज ऑफ नाउ you can understand that this position is important because the president or the head of a state represents the country on international forums and also performs a number of powers and authorities depending on the powers and authorities which are vested over him by the different constitutions in different countries. नुकसान ये होते हैं मोनार्की में, वो ये होते हैं कि जो ये पावर्स एंड अथॉरिटीज हैं जो हेड ऑफ स्टेट की हैं वो किसी एक क्लास में या किसी एक फैमिली में वेस्ट हो जाती है या किसी एक फैमिली को दे दी जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं, जिससे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है। इससे क्या होता है, सोसाइटी में डिवाइड पैदा होता है। एक वो क्लास होती है प्रिविलेज क्लास जो हायरार्चिकली इन पावर एंड अथॉरिटीज को अचीव करती है। बट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इन अ ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस हेड ऑफ स्टेट हैज टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, और यू कैन से दैट हैज टू विन द सपोर्ट ऑफ द पीपल्स इलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ इंडिया। सो it is more democratic in nature. The republic system is more democratic in nature. तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जैसे टर्म्स को समझा। अगले लेक्चर में हम समझेंगे जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, यूनिटी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, और इसके साथ ही मेंस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। दूसरा, यदि ये पार्ट है तो क्या ये अमेंड किया जा सकता है, यानी कि इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, इसमें लिखी हुई बातों को हटाया जा सकता है या इसमें कुछ नया ऐड किया जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन, क्या ये प्रियम्बल लीगली एनफोर्सेबल है, यानी कि इसमें जो बातें लिखी हैं यदि वो पूरी ना हो, यदि वो इंडियन के सिटीजन्स को ना मिले, तो क्या वो कोर्ट जा सकते हैं अगेंस्ट द स्टेट। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम एनालिटिकल पर्पज से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो
प्लीज अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर फॉर कंप्लीट क्लैरिटी। उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल जजमेंट्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि बेरुवारी यूनियन केस एंड केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट in a better way. Thank you. See you in the next lecture.